पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज भी हम व्यतिकरण से पर आधारित ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट सेकंड है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम उन फार्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिनका हम आज उपयोग करने वाले हैं। जैसे कि व्यतिकरण की घटना में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, परिणामी आयाम, A इक्वल टू इसका फार्मूला होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। यहाँ फाई दोनों तरंगों के बीच कालांतर है। जैसे कि व्यतिकरण की घटना में दो सोर्स होते हैं हमारे पास, कला संबद्ध सोर्स। इनसे प्रकाश निकल करके पर्दे पर पहुँचता है, किसी बिंदु पर पहुंच रहा है। तो इस बिंदु पर जो तरंग पहुंचेंगी उनके बीच कालांतर कितना है, वो कालांतर यहाँ फाई है। इसी प्रकार पर्दे के किसी भी बिंदु पर तीव्रता का जो फार्मूला होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। किसी भी बिंदु के लिए, चूँकि अलग अलग बिंदु के लिए फाई की वैल्यू अलग अलग होगी, तो इस फार्मूले से हम किसी भी बिंदु के लिए निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर हमने बात की थी यंग के प्रयोग में, अगर इन दोनों स्लेटों की चौड़ाइयाँ समान हैं तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा उनकी तीव्रता भी समान होगी। तो सामान्य परिस्थितियों में जो I1 इक्वल टू I2 होता है, हमने इसको चलिए I0 मान लिया। तो ऐसी स्थिति में I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे I0 प्लस I0, 2I0 प्लस ये I0 इंटू I0 स्क्वायर हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट होगा I0। तो ये भी टर्म हमारा बन जाएगा 2I0 कॉस फाई। यहाँ से हम 2I0 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस फाई बन जाएगा। तो अगर दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हैं तो हम तीव्रता निकालने के लिए, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए 1 प्लस कॉस फाई इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। त्रिकोणमिति में आपने रिलेशन पढ़ा होगा। तो इसकी वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, और जिसको हम रखेंगे तो 2 2 जा 4 I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो इस तरह से किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूले और हो जाते हैं। एक ही बात है, या तो हम इसको यूज करें या इसको यूज करें। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हैं, लेकिन अगर तीव्रताएं अलग अलग हैं तो फिर हम इसी वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा एक बात और हमने देखी थी व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या में, कलांतर और पथांतर के बीच संबंध। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो तरंगें यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो हमें कलांतर की बजाय कभी कभार इनका पथांतर दे देते हैं। पथांतर मतलब इस तरंग के द्वारा चली गई दूरी और इस तरंग के द्वारा चली गई दूरी में अंतर। तो अगर पथांतर हमें दिया है तो हमें कलांतर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तीव्रता निकालने के लिए हम इन फार्मूले का उपयोग करेंगे जहाँ फाई क्या है, कलांतर है। तो कलांतर और पथांतर में हमारे पास क्या संबंध है, और वो संबंध है कलांतर फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, यानी कि पथांतर। तो अगर हमें दो तरंगों के बीच मार्ग अंतर या पथांतर या बोले पाथ डिफरेंस पता हो तो इस फार्मूले से हम कलांतर निकाल सकते हैं। एक और बात थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि हमें इस फार्मूले के बजाय बिना भी हम काम कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने देखा है कि तरंग का जो एक साइकिल होता है, तो एक साइकिल पर 2 पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर फेज कितनी होती है, 0, और इस जगह पर होती है 360 डिग्री यानी 2 पाई। और एक साइकिल में तरंग जितनी दूरी चलती है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तरंगदैर्घ्य होती है लैम्डा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा का पथांतर होगा वो जो है 2 पाई फेज डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि दो तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा बाई 4 है और हमें कलांतर निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि लैम्डा जो
पथांतर है वो 2 पाई के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लैम्डा की जब लिखें 2 पाई अपॉन 4 तो ये हमारे पास हो जाएगा π/2, यानी π/2 का कलांतर हो गया। यानी जो पथांतर हमें दिया है λ/4 इसके करस्पॉन्डिंग जो है फेज डिफरेंस हो गया π/2। आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्या बताया था हमने, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी, λ/4, तो λ/4 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास आ गया π/2। तो इस तरह से कलांतर हमें मिल गया। तो जब पथांतर हमें दिया हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कलांतर निकालने के लिए लैम्डा को 2 पाई से रिप्लेस कर देंगे तो हमें फेज डिफरेंस तुरंत ही मिल जाएगा। हमें इस तरह से पूरा फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये थे वो फार्मूले जिनका हम आज उपयोग करने वाले हैं। और अब हम देखते हैं आज के न्यूमेरिकल्स कौन कौन से सवाल जो अभी हम करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि व्यतिकरण की घटना में पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली 2 प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर कितना है, π/2। यदि इन तरंगों के आयाम क्रम से 3 mm और 4 mm हो तो उस बिंदु पर परिणामी आयाम क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया, पहली तरंग का जो एम्पलीट्यूड है A1, एम्पलीट्यूड कितना है 3 मिलीमीटर, और जो दूसरी तरंग है उसका एम्पलीट्यूड कितना है 4 मिलीमीटर। और दोनों तरंगें जब पर्दे पे पहुंचती हैं तो उनके बीच जो फेज डिफरेंस है फाई वो इक्वल टू कितना है, π/2। और क्या कहा है हमसे कि जब ये किसी बिंदु पर पहुंचेंगी तो वहां पर परिणामी आयाम यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। और जो हमने ये फार्मूला बताया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए A इक्वल टू √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई, बस हमें इसमें वैल्यू रख के सोल्व करना है। तो A1 यानी 3² 4² प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos π/2। तो स्क्वायर ऑफ 3 9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 इंटू 4 24 इंटू cos π/2 मीन्स 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, ये टर्म तो हमारा 0 हो गया। 16 प्लस 9 मीन्स 25, और 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा 5 मिलीमीटर। यहाँ पर देखें A1 और A2 इनकी यूनिट मिलीमीटर में थी, तो ये भी हमारा मिलीमीटर में आएगा। तो ये इसका आंसर हुआ फर्स्ट प्रॉब्लम का। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है 2 एक वर्णी तथा कला संबद्ध तरंगों की तीव्रताएं क्रम से I और 4I हैं। यानी 2 तरंगें हमारे पास, एक तरंग की तीव्रता यानी इंटेंसिटी I है और दूसरे की 4I है, और इन तरंगों के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस से जो प्राप्त होने वाली अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं के मान निकालना है। तो जो फर्स्ट वेव है उसकी इंटेंसिटी I1 इक्वल टू है I, और सेकंड वेव की इंटेंसिटी I2 इक्वल टू कितनी हो गई 4I। दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। और हमसे क्या पूछा है कि जब ये तरंगें व्यतिकरण करेंगी तो अधिकतम तीव्रता कितनी मिलेगी और न्यूनतम यानी मिनिमम तीव्रता कितनी मिलेगी। तो अधिकतम तीव्रता का मतलब है संपोषी व्यतिकरण वाले स्थानों पर तीव्रता, और न्यूनतम का मतलब विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों पर तीव्रता। तो संपोषी व्यतिकरण वाले स्थानों पर जो तीव्रता होगी अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम। और पिछले पार्ट 1 वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि I मैक्सिमम की जो वैल्यू हमारे पास होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, √I1 की वैल्यू है हमारे पास I, तो √I प्लस और I2 मीन्स 4I, तो 4I का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और I अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 3√I स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9I। तो I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई 9I। इसी तरह से
हम निकाल सकते हैं आई मिनिमम। आई मिनिमम का फॉर्मूला था हमारे पास √I1 माइनस √I2। ये जो फार्मूले मैं यूज कर रहा हूँ, इन फार्मूले को इससे पहले वाला वीडियो था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट 1 का, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू I माइनस √I2 की वैल्यू 4I, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और I हमारे पास अंदर रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रह जाएगा माइनस का √I और माइनस √I का स्क्वायर करेंगे तो रह जाएगा I। तो मिनिमम इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी I और मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 9I। कई बार ये भी हो सकता है कि इसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लें कि I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो कितना होगा, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। अगर हमसे I मैक्सिमम और I मिनिमम का अनुपात पूछा है, अगर पूछा जाता है, ये अभी जो क्वेश्चन है इसमें नहीं पूछा है, मान लीजिए एग्जाम में पूछते हैं, तो I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 9I, I मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास I कैंसिल हो जाएगा तो 9/1, यानी हम क्या पाएंगे I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम इक्वल टू 9:1, तो ये अनुपात हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये प्रश्न क्या कहता है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी जिस पर पहुंचने वाली दोनों तरंगों के बीच कलांतर 60 डिग्री है और प्रत्येक स्रोत की तीव्रता I0 है। सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है हमारे पास ये दो सोर्स हैं S1 और S2, यहाँ से जो ये पर्दा है और यहाँ से तरंग निकल करके इस पर पहुँच रही है। तो अगर मान लीजिए इस बिंदु पर इन दोनों तरंगों के बीच कलांतर 60 डिग्री है, ठीक है, अगर यहाँ पर कलांतर 60 डिग्री है तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, और ये जो तरंग आ रही है इसकी इंटेंसिटी I0 गिवन है, इसकी इंटेंसिटी I0 गिवन है। तो प्रत्येक सोर्स की इंटेंसिटी I0 है, यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 और फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए परिणामी तीव्रता हम सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं जो हमने बताया था, फाई इक्वल टू 2I0 1 प्लस कॉस फाई। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। या हम इसकी जगह पर कौन सा यूज कर सकते हैं, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, जो अभी हमने फार्मूले की लिस्ट में लिखा था। तो यहाँ से देखते हैं 2I0 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। हमें क्या करना है, cos 60 की वैल्यू रख के सॉल्व करना है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 एंड 1 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा कितना 3I0। तो इस तरह से जो आंसर होगा 3I0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के उस बिंदु पर जहां पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर यानी पाथ डिफरेंस लैम्डा है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता k यूनिट है। तो पर्दे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता निकालनी है जहां पर पाथ डिफरेंस कितना है λ/2 है। यानी क्या कहा उसने, देखें यहाँ पर फिगर से समझते हैं। यहाँ से एक तरंग आ रही है, किसी पॉइंट पर पहुँच रही है, यहाँ से भी पहुँच रही है इस पॉइंट पर। अगर वो कह रहा है इन दोनों के बीच अगर पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा है, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो I इक्वल टू k है। यानी जिस पॉइंट पर फेज डिफरेंस लैम्डा है, यानी अगर हम मान लें ये तरंग और ये तरंग, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा है। यानी इस पॉइंट पर ये दो तरंगें पहुंच रही हैं, यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो आपको दिया है कि जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पर इंटेंसिटी k है। तो हमें एक ऐसे बिंदु पर इंटेंसिटी निकालनी है जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/3 है।
सपोज कर लीजिए ये हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है ये वाला, और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर पाथ डिफरेंस λ/3 है, यानी यहाँ से जो तरंग यहाँ पर आएगी, यहाँ से जो तरंग आएगी, इनके बीच पाथ का डिफरेंस λ/3 है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी ये पूछा है। तो हमने मान लिया, इसमें माना प्रत्येक स्रोत की तीव्रता I0 है। जब तक हमें किसी न्यूमेरिकल में ये ना दिया जाए कि इनकी तीव्रताएं अलग अलग हैं या वैल्यू ना दी जाए, तब हम यही मानेंगे कि दोनों से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी सेम है। सामान्य व्यवस्था में ये दोनों तरंगें जो है समान इंटेंसिटी वाली होती हैं। तो जब तक आपको ना दिया जाए कि तरंगें तीव्रताएं अलग अलग हैं या अलग अलग वैल्यू ना दी जाए, तब तक हम यही कहेंगे, मानेंगे कि तीव्रता कितनी है, I0 है। तो पहले हम उस बिंदु पर इंटेंसिटी निकालें जहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। तो चूंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा, पाथ डिफरेंस यानी पथांतर डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा के लिए जो फेज डिफरेंस फाई कितना हो जाएगा, 2 पाई। हमने बताया था कि अगर पाथ डिफरेंस हमें दिया है तो लैम्डा को हम 2 पाई से रिप्लेस कर देंगे तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा, अदरवाइज हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इस बिंदु पर, कहाँ पर, जिस पर पथांतर लैम्डा है यानी कि कलांतर 2 पाई है, इसलिए इस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता कितनी होगी, परिणामी तीव्रता I इक्वल टू, कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, या तो ये लगा दें या जो हमने पहले यूज किया था 2I0 ब्रैकेट में 1 + cos phi, उससे भी काम चल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू इसके लिए 4I0 cos, और फाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई/2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos पाई, मीन्स cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4I0। यानी जिस बिंदु पर पथांतर लैम्डा है वहाँ पर इंटेंसिटी हमारी ये आ गई, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है कि वो इंटेंसिटी K है, इसका मतलब है इसको इक्वल हमने कर दिया K, ये हमें गिवन है। तो इस तरह से हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी I0 इक्वल टू K/4। K तो हमें गिवन है, इंटेंसिटी हमने I0 मानी थी, तो हमें I0 की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/3 है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/3 है, यहाँ पर हमें निकालनी है इंटेंसिटी। तो क्या कहेंगे अब पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू λ/3 के लिए इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू लैम्डा को किससे रिप्लेस कर दें, 2 पाई से, 2 पाई/3, यानी पाथ डिफरेंस λ/3 है तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई/3। तो इसलिए इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी मिल जाएगी, I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। इस फार्मूले को हम फिर से अप्लाई करें तो क्या निकल कर आएगा, 4I0 cos, फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई/3/2, और ये cos का स्क्वायर था, स्क्वायर लगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4I0 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, K/4 है, तो K/4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, cos 60 डिग्री यानी 1/2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, K/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, यंग के द्विसलिट प्रयोग में पर्दे पर स्थित उन दो बिंदुओं P और Q पर प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात निकालना है जहां पर तरंगें क्रम से 0 और λ/4 के पथांतर पर पहुंचती है। यानी पर्दे पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है हमारे पास P और एक है Q, और यहाँ पर जो है ये दो सोर्सेस हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर प्रश्न का मतलब है, मान लीजिए ये जो पॉइंट P है इस पर जो तरंगें पहुँच रही हैं इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है, 0, और जो दूसरा पॉइंट है Q, यहाँ पर तरंगें पहुँच रही हैं, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस है λ/4। तो इस पर इंटेंसिटी क्या होगी, इस पर इंटेंसिटी होगी, उसका हमें रेशियो निकालना है। यानी P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी और Q पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखें, चूँकि यहाँ पर भी हम प्रत्येक तरंग की इंटेंसिटी I0 मान सकते हैं, तो चूँकि परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2I0 1 प्लस कॉस फाई यूज कर लीजिए, या 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखें, चूँकि पाथ डिफरेंस इक्वल टू 0 के लिए, फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस इक्वल टू 0 है, इसके लिए फेज डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 0, एंड डेल्टा x इक्वल टू λ/4 के लिए सेकंड यहाँ पर कितना है, λ/4, इसके लिए फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो है यहाँ इसको 2 पाई से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 पाई/4 यानी ये हो जाएगा π/2। लैम्डा ये पे कितना रखेंगे, 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 4, तो ये हो जाएगा π/2। तो हमें निकालना क्या है, इंटेंसिटी एट P डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी एट Q। हमें P पर तीव्रता यानी IP और Q पर तीव्रता यानी IQ का अनुपात निकालना है। तो IP की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या बनेगी, 2I0 1 प्लस कॉस फाई को हम लिख सकते हैं फाई P, यानी इस पॉइंट P पर फाई की वैल्यू, और इसको IQ की वैल्यू फिर से यहाँ से निकालेंगे, तो 2I0 1 प्लस कॉस फाई Q, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई P, यानी पॉइंट P पर कलांतर, और पॉइंट P पर कलांतर कितना है, 0। कई पॉइंट P के लिए पथांतर हमें दिया है 0, और जब पथांतर 0 होगा तो कलांतर भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और नीचे 1 प्लस कॉस फाई Q, यानी पॉइंट Q पर कलांतर, और पॉइंट Q पर कलांतर है π/2, तो π/2। तो इस तरह से 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस π/2 यानी 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब रेशियो हमारा हो गया 2:1। तो ये इसका आंसर हुआ। तो आज का अंतिम प्रॉब्लम, इसको देखें, यहाँ पर क्या है, यंग के द्विसलिट प्रयोग में 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रयुक्त करने पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 1.2 mm है। यदि इस उपकरण को पानी में रखकर प्रयोग को दोहराया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी, और पानी का अपवर्तनांक आपको दिया है। यानी जब हम प्रयोग को वायु में कर रहे हैं, यानी प्रयोग उपकरण के चारों ओर वायु है, तो वायु में फ्रिंज चौड़ाई को हमने β0 लिख लिया, तो β0 इक्वल टू कितना है, 1.2 mm। वाटर में फ्रिंज चौड़ाई मान लो बीटा है, ये हमसे पूछा है, और पानी का जो अपवर्तनांक है म्यू इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं। अब बताना है कि वाटर में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखें, वायु में फ्रिंज चौड़ाई
जिसका हमने सिंबल बीटा 0 लिखा है, और फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है d लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। तथा जल में फ्रिंज चौड़ाई बीटा, यानी अब इसी प्रयोग को हमें पानी में करना है। चलिए, वायु में हमने तरंग दैर्ध्य को लैम्डा 0 मान लिया, तो होता क्या है, एक अगर प्रकाश हमारा वही है, एक माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कुछ है, तो दूसरे माध्यम में उसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है। तो डी यही है, हमने मान लिया पानी में तरंग दैर्ध्य लैम्डा अपॉन 2d। हमने बदला कुछ नहीं है, जो पर्दे की दूरी है वो डी जितनी थी उतनी रहने दी है। दोनों स्लेटों के बीच की दूरी 2d, इसको भी चेंज नहीं किया है। हमने प्रकाश को भी चेंज नहीं किया है, बस इतना अंतर है, पहले वो प्रकाश वायु में जा रहा था, अब जब हम प्रयोग को पानी में करेंगे तो वही प्रकाश पानी में मूव करेगा, और अलग अलग माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो जाती है। तब पानी में तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो हमने यहाँ लैम्डा लिखा, वायु में लैम्डा 0 है। तो इनका हम रेशियो निकालें तो क्या बनेगा, बीटा 0 अपॉन बीटा, इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा, 2d कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा रह जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, बीटा की, तो यहाँ से ट्रांसपोज करें, बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 0 इंटू बीटा 0, ये बनेगा। बीटा को हम इस साइड लेके आएंगे, लैम्डा और लैम्डा 0 को इस साइड लेके आएंगे। लेकिन अपवर्तन की घटना में आपने पढ़ा है कि वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य डिवाइडेड बाई अदर मीडियम में तरंग दैर्ध्य इक्वल टू क्या होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वायु में तरंग दैर्ध्य डिवाइडेड बाई अदर मीडियम में तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, इनका जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल होता है। तो इस तरह से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू इंटू बीटा 0। यहाँ पर लैम्डा अपॉन लैम्डा 0 है, तो लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा यानी म्यू, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो लैम्डा अपॉन लैम्डा 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। अब आप वैल्यू रख दीजिए, म्यू की वैल्यू है 4 अपॉन 3 एंड बीटा 0 की वैल्यू कितनी दी है, 1.2, और किस में दी है 1.2, mm में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 अपॉन 4 इंटू 1.2, तो इसको सॉल्व करने पर 4 से ये 0.3 बार डिवाइड होगा, 0.3 इंटू 3 0.9 mm, तो पानी में फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी 0.9 mm।